नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने महाराष्ट्र और हरियाणा में जो इस वक्त असम्बली इंतखाबात के नताइज आ रहे हैं उसकी तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँगा और क्या क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, शिवसेना बीजेपी कौन हुकूमत बनाने जा रहे हैं और अयोध्या में राम मंदिर की तामीर 6 से 8 माह में शुरू हो जाएगी, इस तरह का बयान वीएचपी की जानिब से दिया जा रहा है और माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। उधर सदर ट्रंप ने तुर्की से जो पाबंदियां तुर्की पर लगाई थी वो सारी की सारी पाबंदियां ख़त्म करने का ऐलान किया है। वादी कश्मीर में पाबंदियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने मोदी हुकूमत की सरजनिश की है और हतमी फ़ैसला सुनाने को कहा है। इन सारी तफसीलात पर मैं आप लोगों के सामने तफसीलात रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। बैगम नाज़रीन, आइए बात करते हैं असम्बली इंतखाबात की और उसके नताइज की जो आज आ चुके हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ रियासतों में और बिलखुसूस हरियाणा और महाराष्ट्र की, जहाँ मुकम्मल तौर पर असम्बली इंतखाबात हुए हैं। बाज़ रियासतों में असम्बली इंतखाबात जिन छोटे छोटे कहीं 5 कहीं 10 कहीं 2 इस तरह के हुए हैं उसके भी नताइज धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। न्यूज़ रिकॉर्डिंग होने तक हतमी कोई नताइज सामने नहीं आए थे, लिहाजा हरियाणा की बात करें तो बीजेपी 39 पर लीड्स कर रही थी और आईएनसी 33 पर लीड्स हो रही थी और INLD +2 पर और दीगर तंजीमें यानी आज़ाद उम्मीदवार 16 सीटों पर आगे थे। इसी तरह महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए यहाँ पर इलेक्शंस हुए, उसमें बीजेपी और उसके जो हामी ग्रुप है, तंजीमें हैं, वो 169 पर जो है लीड में थी, जबकि INC यानी कांग्रेस और उसके साथ में 93 पर थे और ये IMIM ये 2 सीटों पर बढ़त बनाई हुई थी, जबकि दीगर आज़ाद उम्मीदवार दीगर पार्टियों के बारे में बात करें तो 24 उम्मीदवार जो है वो लीड पर थे। ये हतमी नताइज नहीं थे, लेकिन चूंकि ये ऐसे वक्त ये ख़त्मुल ख़रीब हो रहे थे, ख़त्म होने के करीब थे रिज़ल्ट, तो उस वक्त के नताइज है, तो जाहिर सी बात है कि 19-20 के फ़र्क के साथ रिज़ल्ट यही निकल करके सामने आएगा। तो मतलब ये हुआ कि जो है महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी मिलकर के हुकूमत बनाने के लिए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि वहाँ पर इन दोनों की अगर मखलूत हुकूमत बनती है तो क्या वो 50-50 फार्मूला पहले से तय है, यानी कि वज़ीर आला कौन बनेगा और नायब वज़ीर आज़म कौन बनेगा, इस पर उन लोगों की खिंचाई और ये बातें चलेंगी। हरियाणा असम्बली इंतखाबात में वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर हुकूमत में एक वज़ीर के अलावा बाकी तमाम गुज़रा शिकस्त की तरफ गामजन है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बदतरीन खबर यह है कि रियासती यूनिट के सदर सुभाष बाराला नव तश्कील शुदा जन नायक जनता पार्टी JGP के उम्मीदवार देवेंद्र सिंह बबली से पीछे चल रहे हैं। खट्टर को हालांकि वाज़ेह बढ़तरी हासिल हो गई है और करनाल नशिस्त से उनकी जीत यकीनी है। इधर वज़ीर ख़जाना कैप्टन अभिमन्यु JJP के रामकुमार गौतम से हार गए। गौतम बीजेपी के साबिक MLA वज़ीर तालीम व ज़बान रामविलास शर्मा अपने महेंद्रगढ़ नशिस्त से कांग्रेस के उम्मीदवार रावदान सिंह से पीछे चल रहे हैं। बैकब नाज़रीन, कट्टर हुकूमत इस वक्त हरियाणा में पूरी तरह से जो है शिकस्त यानी अक्सरियत उसको हासिल नहीं हुई है। दीगर कांग्रेस और दीगर पार्टियों के लिए यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा खुशखबरी मिली है। महसूस यही होता है कि जो है DDP और दीगर पार्टियां मिलकर के और कांग्रेस मिलकर के हरियाणा में हुकूमत बनाएंगे, इस तरह के तबसरे निकल करके सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने मीडिया के सामने बयान दिया है कि पार्टी ने बीजेपी के साथ इतिहाद से पहले ही कई चीज़ें साफ कर दी थी। उन्होंने कहा कि हमारे दरमियान 50-50 फार्मूला पहले ही तय किया जा चुका है, अब सलाह और मशवरे के बाद ये भी जल्द तय होगा कि वज़ीर आला कौन होगा। उधर NCP लीडर सुप्रिया सोले ने मीडिया से कहा है कि आज मुल्क में माशी बदहाली, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के इश्यूज बड़ा चैलेंज है। अहम इश्यूज को छोड़ा जा रहा है और बिला वजह की चीज़ें में लोगों को फंसाया जा रहा है। ये मैंडेट आपको वाज़ेह तौर से बताता है कि लोग किसी ऐसे शख्स को चाहते हैं जो बेहतर नतीजा देगा।
उधर नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने बताया जुमेरात को कहा कि अवाम ने हुक्मरान जमात के 220 सीट पर जीत दर्ज करने के दावे को पसंद नहीं किया। यानी बीजेपी ने दावा किया था कि वो 220 सीट यहां से जीत कर महाराष्ट्र से जीतेगी, लेकिन उसको कबूल नहीं किया, इसलिए कि इस वक्त वहां दीगर पार्टियां भी बहुत अच्छी तरह से सीट हासिल किए हैं। आईएनसी के बारे में बात करते हैं। पवार ने यहां साफियों से कहा कि अवाम ने लीडरों के पार्टी बदलने के कदम को तस्लीम नहीं किया। उन्होंने कहा कि कुछ माह कबल उदयन राजे भोसले को एनसीपी के टिकट पर अवाम ने लोकसभा भेजा था, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़कर लोकसभा की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया और फिर से इंतखाबी मैदान में उतरे, लेकिन अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस की सीनियर लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गढ़ी सांपला कलुई असेंबली हल्के से कामयाबी हासिल करने के बाद मीडिया के सामने कहा है कि बरामद नतीजा बीजेपी के खिलाफ है, इसलिए अब जरूरत इस बात की है कि सभी अपोजिशन पार्टियां मुत्तहिद होकर मजबूत हुकूमत कायम करें, चाहे वो जेजेपी हो, बीएसपी हो, आईएनएलडी हो या फिर आज़ाद उम्मीदवार हो। यानी कि सारे के सारे मिलकर के हुकूमत बनाने की जानिब हुड्डा ने जो है निशानदेही की है कि कांग्रेस दीगर पार्टियों को मिलकर के हरियाणा में हुकूमत बनाए। हरियाणा की दादरी असेंबली सीट से इलेक्शन हारने के बाद बीजेपी उम्मीदवार बबीता फोगट का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने मेरी हिमायत की, उन्होंने मुझे जिस तरह की इज्जत दी, मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूं। लोग बीजेपी के काम पर भरोसा करते हैं और वो इसीलिए वो पार्टी को वोट देते हैं। वैसे नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि बबीता फोगाट एक रेसलर है, यानी कुश्ती करती हैं और हरियाणा से तर्जुमानी करती हैं। उन्होंने बहुत सारे इनामात भी हासिल किए और हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की बैनुल अक़वामी सतह पर। वो भी इस वक्त बीजेपी की सीट से इंतखाबात लड़ रही थी, लेकिन उनको हार हुई इस इंतखाबात में। बहरकैफ नाज़रीन, नताइज तो शाम तक सामने आ ही जाएंगे और महाराष्ट्र में तो बीजेपी और शिवसेना मिलकर के हुकूमत बनाएंगे। उधर हरियाणा में कांग्रेस शायद जो है वो इख्तिदार पर काबिज हो जाए। दीगर छोटी मोटी जितनी भी पार्टियां वहां पर अराकीन असेंबली जीते हैं उनका साथ लेकर के, लेकिन इस बात से एक साफ वाज़ेह तौर पर मैसेज जा रहा है कि जो है बीजेपी को लेकर के जिस तरह की बात कही जा रही थी कि दोनों जगह पर उनकी एक लहर चल रही है मोदी की और उस वजह से वो जीत दर्ज करेगी, लेकिन और इसी तरह मीडिया में भी बताया जा रहा था कि बीजेपी को मैंडेट होगा और उसको अक्सरियत हासिल होगी और वो दोनों जगहों पर हुकूमतें बनाएगी बिना किसी की मदद से। लेकिन ये बात जो मीडिया चिल्ला रहा था और झूठी किस्म की जो है खबरें, जाली खबरें दिखाकर आवाम की पहले से ही जहन साजी करने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त वो जो है नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। मैं कहब नाज़रीन, शाम की खबरों में फिर इसके बारे में तफसीलात से मैं आप लोगों के सामने रखूँगा कि कहाँ कौन किसने जीता और कितनी सीटों से जीता है। सारी तफसीलात शाम तक मिल ही जाएंगी। अब हम बात करते हैं अयोध्या के बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े मामले के सिलसिले में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाने में अभी एक माह से भी कम वक्त बाकी रह गया है, लेकिन हिंदुत्व तंजीमें अभी से नफरत फैलाने के लिए रास्ते बना रहे हैं और मैदान बना रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, नताइज शाम तक पूरी तरह खुल कर के सामने आ जाएंगे, लेकिन ये इस बात का अफसोस करना होगा कि जो है जिस तरह से मीडिया बीजेपी की मैंडेट बता रहा था और तमाम इलाकों में अक्सरियत से जीत हासिल करने के जो आंकड़े बता रहा था, उसमें मीडिया इस वक्त नाकाम और झूठा साबित हो रहा है। वो पूरी तरह से जो है बीजेपी के लिए मैदान बनाने की कोशिश की, लेकिन उम्मीदवारों की तय से आवाम ने जो है उनको रिजेक्ट कर दिया है, उनकी खबरों को भी रिजेक्ट कर दिया है। फैसला जिस तरह से मीडिया ने आवाम के सामने रखा था, उस फैसले के बिलमुखालिफ आया हुआ है। वो चाहे महाराष्ट्र की बात करें या हरियाणा की बात करें, इसलिए कि महाराष्ट्र के सिलसिले में मीडिया कह रहा था कि वो सबसे ज़्यादा वोट हासिल करके वहाँ पे जो हुकूमत बनाएगी, लेकिन वहाँ पर जो है 169 पर ही सिमट गई है और हरियाणा में तो जो है वो पूरी तरह से पीछे आ गई है। बहरकैफ देखते हैं शाम तक क्या रिजल्ट आते हैं। अब हम बात करते हैं अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने के राग की। जी हाँ, अयोध्या के बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़ा मामले के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुनाने में अभी एक माह से भी कम वक्त बाकी है, लेकिन इससे पहले विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने राम मंदिर की तामीर शुरू करने के लिए एक वक्त मुकर्रर कर लिया है।
खबर रसा एजेंसी IANS को दिए गए एक इंटरव्यू में हिंदू कदामत पसंद तंजीम के सरबराह आलोक कुमार ने कहा है कि मंदिर की तामीर मुतनाज़ा मकाम पर अगले 6 से 8 महीनों में शुरू हो जाएगी। आलोक कुमार ने कहा, चूंकि राम का मंदिर है और वो एक ऐसे शख्स है जो तमाम कवानीन को कायम करने के साथ उन पर अमल भी करते हैं, हम भी कवानीन पर अमल करेंगे। इस तामीर को मुकम्मल होने में 6 से 8 माह का वक्त लग सकता है। काबिल जिक्र है कि अदालत उज़्मा में अयोध्या तनाज़ मामले में दोनों तरफ से दलाइल पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई 17 नवंबर को सुबुकदोश होने वाले हैं, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि उनकी सुबुकदोशी से कबल फैसला आ सकता है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई इस मामले की समाअत करने वाली बेंच के सरबराह हैं। इस फैसले के आने के साथ ही मुल्क के कदीम तरीन ज़मीनी तनाज़ात में से एक अयोध्या मामले का तस्फिया हो जाएगा, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही दावा पेश किया है। मुतनाज़ा ज़मीन पर राम मंदिर की तामीर के लिए VHP ने कई दहाइयों से जारी तहरीक की क़यादत की है और अब उसे पूरी उम्मीद है कि फैसला उनके हक में आएगा और उससे पहले हिंदुत्व तंजीमें माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी तरह कशीदगी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। फैसले से पहले इस तरह के ऐलानात करना और 8 से 6 माह के अंदर राम मंदिर की तामीर की शुरुआत का बात करना, ये सारी की सारी चीज़ें उसूल और कवानीन के खिलाफ वर्जी हैं। इस सिलसिले में जो है इंतज़ामिया को हालात पर अमन बरकरार रखने के लिए नोटिस लेना ज़रूरी है। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम बात करते हैं तुर्की की। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम की सरहद पर सीज़ फायर के क़याम का खैर मकदम करते हुए तुर्की पर से पाबंदियाँ उठाने का ऐलान कर दिया है। शिमाली शाम से अचानक अमरीकी फौजी दस्तों को वापस बुलाने के फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इस फैसले के फौरन बाद तुर्की ने शाम में मौजूद कुर्द जंगजुओं पर चढ़ाई कर दी थी। ताहम अब उन्होंने अपने फैसले पर नजरसानी करते हुए ऐलान किया है कि कुछ तादाद में अमरीकी फौज के दस्ते शाम में ही रहेंगे। उन्होंने व्हाइट हाउस से खिताब करते हुए कहा कि आज सुबह तुर्क हुकूमत ने मेरी इंतजामिया को बताया है कि वो शाम में लड़ाई और जारियत बंद करके मुस्तकिल सीज़ फायर के क़याम पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले के बाद मैंने अपने सेक्रेटरी खजाना को तुर्की पर लगाई गई तमाम तर पाबंदियां उठाने का हुक्म दिया है, जो 14 अक्टूबर को तुर्की की जानिब से शिमाली मशरक़ी शाम में कुर्दों के खिलाफ फौजी जारहियत के रद्दअमल के तौर पर आयद की गई थी। इस माहदे के नतीजे में शाम में 75 मील तक तुर्की महफूज जोन की हैसियत से अपने दस्ते तैनात कर सकेगा और रूस और तुर्क अफवाज मुश्तरका तौर पर इस जोन में गश्त कर सकेंगे। याद रहे कि मंगल को सूची में एक माहदा हुआ था जिसके तहत रूस और तुर्की सरहदी इलाकों से कुर्द जंगजुओं को हटाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। ये कुर्द जंगजू दाइश के खिलाफ जारी जंग में अमरीकी इत्तेहादियों का किरदार अदा कर रहे थे और सूची में होने वाले माहदे के बाद ही अमरीकी सदर ने तुर्की पर से पाबंदियाँ हटाने का ऐलान किया है। बहरकैफ नाज़रीन, चूँकि इस मामले को लेकर के अमरीका और तुर्की में दूरियाँ पैदा हो रही थी, अब ये बात की पाबंदियाँ हटा दी जाएंगी तुर्की से, ये बात भी खुशाइंद है। नाज़रीन, अब कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने मोदी हुकूमत की सरजनिश की है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात के रोज़ जम्मू कश्मीर में जारी पाबंदियों से मुतालिक मामलों की समाअत 5 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। इस दौरान अदालत ने रियासती हुकूमत की सख्त सरजनिश भी की। जस्टिस NV रमन की सदारत वाली 3 रुकनी बेंच ने मरकजी हुकूमत से दरियाफ्त किया है कि वो कितने दिनों के लिए रियासत में पाबंदी चाहती हैं। बेंच ने कहा कि पहली से 2 माह ये पाबंदी जारी है। जस्टिस रमन ने पूछा कि मरकजी हुकूमत को वाज़ेह करना होगा और साथ ही उसे इस मामले में दीगर तरीक़ों का भी पता लगाना होगा। अदालत उज़्मा ने कहा कि आप पाबंदी लगाए रख सकते हैं, लेकिन आपको अपने फैसलों का तज्ज़िया करना होगा। मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश हुए वकील ने कहा कि रियासत में 90% पाबंदियाँ हटा ली गई हैं और उनका रोज़ाना जायज़ा लिया जा रहा है। ये मामला जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 को बेअसर किए जाने के बाद वहाँ लगाई गई पाबंदियों से मुताल्लिक है। अदालत ने मरकज़ और रियासती इंतज़ामिया से पूछा कि कब तक आप ये पाबंदी नाफिज रखेंगे, हमें एक मुकर्ररा वक्त बताएं। इस दरमियान अदालत ने दफ़ा 370 पर हुकूमत का फैसला लेने से कबल दफ़ा 370 और 35 को चैलेंज करने वाली 2012 से 2018 के दरमियान दाखिल अर्जी को भी आईनी बेंच को भेज दिया। आईनी बेंच को 14 नवंबर को दफ़ा 370 का इल्तिज़ा मनसूख करने और रियासत को 2 हिस्से में तकसीम करने के फैसले के खिलाफ अर्जियों पर समाअत करनी है। बहरकैफ नाज़रीन, कश्मीर के हालात हुनूज़ वैसे ही है। जाहिर सी बात है कि जो है वहाँ पर सारी पाबंदियाँ हटाने जाने के बावजूद जो खौफ व दहशत का माहौल वहाँ पर है कि कब क्या हो जाए और किस वक्त किस तरह की जो है एहतिजाज फूट पड़े और आवाम किस तरह से जो है अमन के माहौल में न रह सके, ये इस तरह की जो है खौफ व दहशत का माहौल वहाँ बना हुआ है। ऐसे हालात में अगर वहाँ से पूरी पाबंदियाँ भी हटा ली जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के अवाम 370 को हटाए जाने को लेकर के जो नाराज़गी उन लोगों में पाई जा रही है वो शायद ही ख़त्म हो सके। यही वजह है कि वहाँ के लोग न ठीक तरह से बाहर आ रहे हैं, न स्कूलों में ठीक तरह से तालीम हो रही है, न आमद व रफ्त का जो माहौल है वो वहाँ पर
बहाल हो चुका है, बल्कि सारे के सारे शोबाजात इस वक्त जो है वो तबाही के कगार पर पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से महसूस ये भी होता है कि कश्मीर में मुसलसल इस पाबंदी और बंद की और हड़ताल की वजह से हुकूमत को भी इक़्तिसादी तौर पर मुकम्मल तौर पर तबाही होगी और उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। बैकअप नाज़रीन, आज के इस प्राइम टाइम में इतना ही। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।